हेलो व्यूअर्स, मैं हूं शहबाज अशरफ। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एग इंडस्ट्री और स्पेशली हम क्यों बात में कर रहा हूं, बिकॉज मैंने देखा है पिछले कुछ महीनों में हम बहुत सारी कंपनी लिस्ट हुई। तो आज एक नई कंपनी की हम बात करेंगे जो आईपीओ की तरफ जा रही है। उसका नाम है वादत पोल्ट्री फार्म्स लिमिटेड। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कंपनी है ये ब्रांडेड सेगमेंट में है ऑफ एग सेगमेंट। हमने देखा है कि पूरी जो इंडस्ट्री है 3 से 4% मार्केट शेयर में कवर करती है, वह जो अनब्रांडेड सेगमेंट है वो बाकी टोटल इंडस्ट्री का साइज है। तो हम कोशिश करेंगे जानने की इस पॉडकास्ट में, जो कर्णदास का पॉडकास्ट है, कि ये कंपनी किस तरह ट्रांजिशन हुई है। कंपनी 2007 में बनी और 2025 और 26 में खड़े हैं, तो किस तरह इवॉल्व हुई है और उसके क्या चैलेंजेस हैं और गोइंग फॉरवर्ड इसकी क्या इन्वेस्टेबिलिटी है, क्या स्केलेबिलिटी है। ये गोइंग फॉरवर्ड हमें एग्जैक्टली क्या चीज़ देखनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा है कंपनी पिछले 20 साल में स्टेडली ग्रोथ हुई है। अब गोइंग फॉरवर्ड हमें ये देखना है कि इसकी कंपनी की स्केलेबिलिटी किस तरह मजीद बढ़ सकती है और लोगों में क्या अवेयरनेस ये क्रिएट करेगी, स्पेशली ये आईपीओ जो आ रहा है, कि क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं about the company which is being listed in the upcoming IPO. आज हमारे साथ पैनल डिस्कशन में है the CEO of वादत पोल्ट्री फार्म्स लिमिटेड, औरंगजेब साहब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। ऑन द अदर साइड हमारे साथ इसर बतूल है, who is representing कर्णदास पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम औरंगजेब साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो सर। माय प्लेजर। सर, अब जब आपकी कंपनी का नाम वादत पोल्ट्री फार्म्स लिमिटेड है और दे प्रोड्यूस एग्स, पहला सवाल जो जहन में आता है कि यस हमने देखा है कि मार्केट जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है, अंडों की है, एग्स प्रोड्यूस करती है और अक्सर जो पूरी मार्केट है वो अनब्रांडेड एग्स की है। पर आप आई थिंक पिछले 20 साल से यू प्रोड्यूसिंग एग्स, जो आपकी कंपनी है। सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट योर ब्रांडेड एग्स वर्सेस अदर्स एग्स इन द मार्केट? जो ओपन मार्केट में एग्स मिलते हैं उसकी क्वालिटी के मुतालिक मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन जो नेचुरली ब्रांडेड होंगे तो दे विल हैव टू डिफाइन कि भाई हमारी क्या पेक्युलैरिटीज़ हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, और उसको जस्टिफाई भी करना पड़ता है। तो नेचुरली फिर उसमें स्टैंडर्ड्स, हाइजीन, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर होते हैं। ये जो जर्नी है अगर आप देखें और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी है, उसके बारे में कुछ बताएं, कंपनी के बारे और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। एक्चुअली बाहर मैं एक दफ़ा चक्कर लगाया था पहले, और एक पोल्ट्री फार्म को बाहर मैंने देखा, तो उसने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। कितनी साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट, ऑटोमेटेड, हेल्थ स्टैंडर्ड्स वर वेरी गुड, हाइजीन एंड बैक्टीरिया फ्री एंड ऑल दैट। सो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि पाकिस्तान में क्या कंपैरिजन है इसका। जब यहाँ पे आके मैंने अपनी इंडस्ट्री को देखा तकरीबन 20 साल पहले, तो बहुत ही बुरे हालात थे। उस फार्म पे खड़ा नहीं हुआ जा सकता, बू इतनी है। वो फीड मिल्स जो फीड बना रहे हैं उस पर खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू है। तो शायद ये तो कोई तरीका नहीं है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं उस मॉडल को रेप्लिकेट क्यों नहीं कर सकता यहाँ पे। तो उसको करने के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की, 2 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कनेक्ट हो गया। बाहर जब भी मैं जाता था तो उनकी इंडस्ट्री को विज़िट करता। मैंने रात को उनके फार्म्स पे रह के भी सीखा है कि भाई किस तरह ये सिस्टम चल रहा है, और ये डिसाइड कर लिया कि जो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो मैंने शुरू से फॉलो करने हैं। वो कहना आसान था बट करना बड़ा मुश्किल था। और दूसरे ये कि उस वक्त पाकिस्तान में कोई ब्रांड का कॉन्सेप्ट नहीं था अंडों का, तो उसको ब्रांड की फॉर्म में लाना और उसको पॉपुलराइज करना अमंग्स द कस्टमर्स, दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज। आहिस्ता आहिस्ता वी डिड ओवरकम दैट। आप तो आई थिंक 20 साल से इस कारोबार में है, प्रोड्यूसिंग जो आपकी कंपनी है। अब मगर अगर आप पूरी सिस्टम को देखें या स्ट्रक्चर देखें, आपका जो स्ट्रक्चर है इस इंडस्ट्री का बड़ा अनब्रांडेड है, बड़ा सिस्टमेटिक नहीं है। तो मुझे मतलब जहाँ तक हम समझ सकते हैं काफ़ी आपको स्ट्रक्चरल इश्यूज आते होंगे कंपेयर टू डिमांड सप्लाई या प्राइसिंग इश्यूज। सो उसको इरेडिकेट करने के लिए अपने बिजनेस मॉडल में आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, उसको किस तरह इरेडिकेट करते हैं ताकि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपकी मेंटेन रहे? देखिए, फॉलोइंग मॉडर्न फार्म प्रैक्टिसेस यू इनकर अ लॉट ऑफ कॉस्ट। अब आप उसको किस तरह प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं, probably that is the art which has made us survive for such a long time and progress. उसमें we went for integration, vertical. So उस सारे verticals को अपने हाथ में रख के
we managed to control the cost, and that is why managed to survive and yet retain our profitability, which is a very, very, very challenging task. मिसाल के तौर पे अगर फीड हम खुद बनाते हैं, every year we are purchasing about 10,000 tons of maize. इसी तरह अगर आप प्रोडक्शन देखें तो 800 bags per day we are producing a feed, which is 50 kg each, 40 tons per day. So that is the amount of feed that we are producing in 1 year. And it's all indigenous. And it is also exactly according to the international standards. This is one factor. इसमें क्या है कि कॉस्ट भी कम हो जाती है और yet you are achieving those quality standards. तीसरी बात यह कि बाकी वर्टिकल्स हैं, मिसाल के तौर पे 1 day old chick, if we have to sort of raise, we raise it ourselves. We don't give it on contract to somebody else. ताकि we ensure that the initial growth is as per the book. उसके बाद जो let's say हमारा ब्रांड हमारा अपना है, transportation from farm to the centers is ours. We have three main centers, one in Karachi, one in Lahore, and one in Islamabad. They have their own set of distribution, sales and marketing, and everything is managed ourselves. तो इन चीज़ों की वजह से, and also जैसे मैंने कहा आपको परचेजेस हम खुद करते हैं, तो उन परचेजेस से भी नेचुरली कॉस्ट कम हो जाती है. जो एडिशनल बेनिफिट इन सब चीज़ों का मिलता है हमें कि क्योंकि ये बैक्टीरिया फ्री है और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की वैक्सीन सर्व होनी चाहिए वो करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट 20 years or so वी नेवर हैड एनी डिजीज़. उसकी वजह से बर्ड की हेल्थ बेहतर रहती है, इट प्रोड्यूसेस मोर एंड इट लास्ट लॉन्गर. नॉर्मली 120 वीक पे ख़त्म हो जाता है, हमारा 180 वीक्स तक भी जाता है. तो इन सारे फैक्टर्स को अगर आप इकट्ठा करें तो हम क्वालिटी को भी मेंटेन कर रहे हैं एंड येट वी आर प्रॉफिटेबल. दैट इज़ व्हाई वी आर कमिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज. You've been an investor in your company, has been investor in this company for about 6-7 years. And what value addition you being one of the investors आपने create करी? I would like to begin with the fundamentals of the company. जब हम बात करते हैं layered poultry industry की, तो essentially जो चीज़ें highlight होती हैं वो होती हैं कि it's a high risk and a fragmented industry, right? ये ऐसा sector है. Now, as I was coming for this podcast, I was thinking about our investment. We invested in Wada Poultry Farm in 2020, or at that time it was an AOP. Ab AOP se we are in 2026 right now, so within a span of 6 years, the company has transitioned from an AOP to a public limited company. And it is now ready for its IPO. So it's a very big achievement, a very phenomenal achievement अगर मैं इसको अपने किसी भी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए. ये जर्नी इसी सेक्टर के ऊपर है जिसको आपने अभी भी कहा कि अभी भी इसके अंदर 3% या मेरे ख्याल में 4% होगा अगर with the span of 6 years करेंगे, वो ब्रांडेड एग्स में फॉर्मलाइज्ड हो गया सेक्टर. अदरवाइज इट इज़ द सेम इंडस्ट्री और उसके अंदर से ही हमने एक हाई रिस्क फ्रेगमेंटेड स्मॉल एंटरप्राइज चूज़ की जिसने ये ट्रांजेक्शन किया है. व्हाट एसेंशली वी फोकस्ड ऑन इंस्टेड वाज जो आप बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की एंड इनलास्टिक डिमांड. आपकी जो द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन जनरल एंड अर्बनाइजेशन इन स्पेसिफिक वो जिस फास्ट पेस से ग्रो हो रही है उससे आपको डिमांड की सर्टेनिटी तो है. एंड egg is the cheapest source of protein and it is the cheapest source to fulfill the nutritional need of this growing population. So essentially it's a staple food item अगर आप इस तरह देखा जाए. तो this was the aspect in that we instead focused on. और जब आप fixate कर देते हैं ना कि this is a high risk fragmented industry, तो आप बहुत से essential कंपोनेंट्स को साइडलाइन कर रहे हैं.
when you focus on the positives, it is really possible for you to not overlook such businesses that have massive predictable cash flows that just need a formalization to scale up. So this was the और इसी तरह हमने at that time भी देखा और over the period of time it has been a wonderful journey. Other than that, जो very important aspect I would like to highlight is जो हमारी value matching थी. It is the mindset of the founders as well. जैसे औरंगजेब साहब ने अभी बताया कि from day one उनका जो perspective था, उनका जो focus था, that was on quality, on maintaining global standards, SOPs. ये हमारे साथ भी values match कर रही थी. It was this mindset to embrace transparencies. जो आज जब हम value addition की बात करते हैं from the perspective of Karan Das, so essentially we're talking about corporate governance. Corporate governance में आपके corporate transparencies आएंगे, आपके strict financial audits आएंगे. They were open for that. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या छेड़ा है CGS का, कॉर्पोरेट एंड गवर्नेंस का, बिकॉज आप देखें इस तरह के स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं, मीडियम साइज होते हैं, उनका ये फोकस होता भी नहीं है, लास्ट फोकस होता है. व्हेन यू टॉक अबाउट CSG, ये स्पेसिफिक जो कंपनी है वादत पोट्री लिमिटेड जो है, व्हाट एक्स्ट्रा दे आर डूइंग इन ऑर्डर टू अचीव दिस CSG कंप्लायंस? अगर करण दास के इन्वॉल्वमेंट देखें तो इट्स नॉट जस्ट वी हैवंट जस्ट इन्वेस्टेड मनी इन दिस कंपनी. हम इनके बोर्ड पे वी हैव अ रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम डे टू डे ऑपरेशंस में उनके साथ इंगेज्ड हैं. व्हेन आई टॉक अबाउट डे टू डे तो देयर इज़ एन एक्टिव पार्टनरशिप जहाँ हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन, द चैलेंजेस, द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग एंड ऑफ कोर्स द गुड थिंग्स एज वेल. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर कोई हमें ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ कोर्स correction strategy that probably is required with mutual understanding, we implement that as well. अगर मैं corporate governance की बात करूँ तो इस point तक ये जो company आई है that it is ready for public scrutiny, it has been possible कि हमने इनकी financial reporting के ऊपर जो भी हमारे perspective था with respect to governance, with respect to financial discipline, they were receptive to that. उन्होंने वो implement किया अपनी कंपनी के ऊपर कि आज ये इस मकाम पे खड़े हुए हैं कि they are open for public markets, जहाँ पे आपको पता है कि it's regulations ज़्यादा हैं, जहाँ आपको पता है कि public scrutiny ज़्यादा है, जहाँ सवालात ज़्यादा उठाए जाते हैं. You have to make all the disclosures, आप को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. तो ये इसी डिसिप्लिन की वजह से आई है, and it has happened over a span of 5 to 6 years. Which in itself I believe is very phenomenal. That's great. सर एक बात बताएं, when it comes to your financial journey जो कंपनी की है, हमने देखा है पिछले 20-21 साल से the company is producing eggs. थोड़ा बताते हैं कि जो आपकी in the last 20 years जो ग्रोथ है आपकी, स्पेशली इंडस्ट्री की बताएं और इन स्पेसिफिक तो अपनी कंपनी की बताएं कि कहाँ से आप लोग ग्रो हैं और गोइंग फॉरवर्ड. आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक तो जर्नी आपकी किस तरह रही इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नंबर्स, और गोइंग फॉरवर्ड हाउ डू यू सी द इंडस्ट्री गोइंग फॉरवर्ड एंड स्पेसिफिकली एंड अबाउट योर कंपनी कि आपका आउटलुक क्या है ऑन द ग्रोथ डिमांड पर्सपेक्टिव पे. आई थिंक 20 years बिफोर पाकिस्तान में per person egg consumption was very low. To my mind, it has almost doubled now, and it's growing. आप देखिए बच्चों में भी शौक है अंडे खाने का. Those who are into their physical fitness, they take a lot of eggs. I think nutritional point of view से भी it's a good healthy thing to eat, जिसमें chances of adulteration can be identified. So I think the demand is increasing. Number one. Number two, पहले जो ट्रेंड था कि आप थैलों में जाके अंडे ले लेते थे, अब लोग देखना चाहते हैं कि ब्रांड है, कंपनी कौन सी है, क्या क्या सर्टिफिकेशंस है, एंड समटाइम्स इवन नॉर्मल कस्टमर्स ring us up and ask, challenge us कि how are you saying that this bacteria free? So we said okay, आपको हम व्हाट्सएप करते हैं, ये 3 हमारे टेस्ट हैं फ्रॉम renowned companies, लैब कंपनीज. तो
उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हमने काफ़ी की, मिसाल के तौर पे स्कूल्स में, एसोसिएशंस में, और जैसे मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं उनके सेमिनार्स हो रहे हैं उनमें, इस तरह बहुत इसको फैलाया। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप हुई। तो आई फोरसी कि ये इंडस्ट्री अभी डेवलप करेगी। और दूसरे ये कि अब लोगों का ट्रेंड पाकिस्तान में हेल्दी और हाइजीनिक फूड की तरफ क्योंकि जा रहा है, तो वी फील कि ये इट्स गोइंग टू ग्रो फर्दर। तो आई सी ए गुड स्कोप इन फ्यूचर। मैं सिर्फ स्टडी कर रहा था, अगर आपकी P&L देखें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें, उसमें मेजर जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप लोग की है वो आई थिंक फीड स्टॉक होती है, जो रॉ मटेरियल्स होती है, और कुछ चीज़ आप थिंक लोकली प्रोक्योर करते हैं और कुछ चीज़ इंपोर्ट करते हैं। और हमने देखा है कि अगर FX रेगुलेशन, जो आपकी FX वॉलेटिलिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, सो हाउ डू यू मैनेज दिस रिस्क, स्पेशली अगर प्राइस बहुत ऊपर नीचे हो जाए, वॉलेटिलिटी हो सकती है, बिकॉज कॉम्पिटिशन तो आपका अनब्रांडेड के साथ ही है। तो आप किस हद तक एक तो पहले प्राइस पास ऑन कर सकते हैं, और दूसरा जो आपका ये जो रिस्क है टू योर बिजनेस विच इज़ योर प्रोक्योरमेंट या आपकी रॉ मटेरियल जो कंज्यूम्ड है, वो आप किस तरह मिटिगेट करते हैं? आई थिंक टू वेज, एक तो बल्क बाइंग और डायरेक्टली बाइंग इट फ्रॉम इम्पोर्टर्स, एंड वी आर अवेयर ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस ऑल्सो, सो वी नेगोशिएट विद देम, सो द प्राइस गोज डाउन। नंबर 2, बिकॉज फीड मिल भी हमारा अपना है, तो नेचुरली उससे भी प्राइस कंट्रोल रहती है। तो वो जो प्रॉफिट हम फीड मिल की वजह से जो कमा रहे हैं, वो एड ऑन हो रहा है इनटू आवर ओवरऑल बिजनेस। उसके अलावा आई थिंक ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान की ऐसी जा रही है कि जिसमें आई थिंक पीपल आर विलिंग टू स्पेंड अ लिटिल मोर to get better quality food। जैसे मैंने अगर आप ये देखें कि आज से 40-50 साल पहले तो मिनरल वाटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, अब क्या है। इसी तरह दूध का, अब तो मेरे ख्याल है घरों में बहुत कम आपको ग्वाले नज़र आते हैं, शहरों में ख़ास तौर से। इसी तरह एग्स में और बाकी चीज़ों पे भी लोगों का ट्रेंड बहुत इस तरफ है, एंड दैट इज़ वाई यू सी the market is growing very fast, branded market, and I think it's going to go even faster than this in future. I personally believe, I would like to add something over here. देखिए, it's not, I completely agree with this fact कि एक आपका global trend भी है, health conscious हो रहे हैं, एक आपका वही translate हो रहा है आपका national लेवल पे के ऊपर भी, जिसकी वजह से एक ब्रांडेड सेगमेंट जो है वो, या हम फॉर्मलाइजेशन देखेंगे इस सेक्टर के अंदर। बट वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मेरी नज़र में है वो ये है कि जब आप व्हेन यू टॉक अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसके अंदर आपकी ये जो फीड की प्राइस की वोलेटिलिटी है, स्पेशली व्हेन इट्स रिलेटेड टू द FX, और क्लाइमेट चेंज जैसे इशू रिस्क जो हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं और सब कुछ, उस केस के अंदर आप के लिए it won't really be possible to stay in the unbranded or the loose eggs wala segment. You'll have to go towards the branded, towards value added products for your own survival. So essentially it's a question of your existence and survival as well. And this is something जो आप finance नहीं कर सकेंगे अपनी pocket से. So you'll need an institution, और institution तभी आएगा जब आप इसको formalize करेंगे, जब you'll be ready and you'll be to accept the change, जिसमें automation भी आ जाएगी, जिसके अंदर ये corporate governance, transparency, financial discipline सब कुछ आ जाएगा। तो वहाँ भी मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत important aspect है जो मैं देखती हूँ कि आपकी जो फ्रेगमेंटेड और जो मार्केट है उसको फॉर्मलाइज करने के लिए। आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात हाईलाइट करी। अगर एग्जांपल देखेंगे, अगर स्पेसिफिक इफ यू टॉक अबाउट मिल्क इंडस्ट्री, राइट, हमने देखा कि ब्रांडेड वर्सेस अनब्रांडेड, आज भी जो मार्केट शेयर है ब्रांडेड मिल्क का वो बहुत नॉमिनल सा है कंपेयर टू अनब्रांडेड। तो उसमें आई थिंक सिमिलर काइंड ऑफ चैलेंजेस हैं जो आई थिंक आप लोग की इंडस्ट्री, जो हम बात अभी स्पेसिफिक कर रहे हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ इस चीज़ को जो आप बात कर रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए इनटू मोर स्ट्रक्चरल इंडस्ट्री व्हिच इज लेस फ्रैगमेंटेड, व्हाट थिंग्स यू कैन प्रमोट
कि या गवर्नमेंट के साथ किस तरह की आप एक्टिविटीज़ करें, या प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करें या अवेयरनेस करें, ताकि ये चीज़ फ्रैगमेंटेड से मोर स्ट्रक्चर हो जाए और एक अच्छी इंडस्ट्री की तरफ चले जाए। जिस तरह हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि डेयरी के अंदर जो मैं देखती हूँ वो ये है कि मार्केटिंग और अवेयरनेस ने बहुत ज़्यादा जो है लोगों के अंदर जब ये अवेयरनेस आ गया कि ओके दिस इज़, जब कंटामिनेटेड वो पानी जाएगा उस दूध के अंदर दैट इज़ अनहेल्दी, तो उसी तरह की एक अवेयरनेस एक मार्केटिंग कैंपेन चाहिए इन दिस पोल्ट्री लेयर्ड पोल्ट्री सेक्टर एज वेल। और मेरा अपना पर्सनली ख्याल है कि अभी जो IPO आया है BF एग्रो का भी और अब इंशाल्लाह वाहदत का भी जब आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर ये अवेयरनेस तो आएगी, क्योंकि अभी भी लोग सवाल करेंगे कि अच्छा मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि मैं अगर सस्ता, मेरे लिए तो कॉस्ट ज़्यादा मैटर करती है, मैं सस्ता अंडा क्यों ना लूँ, वाई शुड आई बाय ब्रांडेड या पैकेज या इनरिच्ड एग। तो वो आपको अवेयरनेस के थ्रू वो तो ऑफ कोर्स आप उसको वहाँ जो है एड्रेस करेंगे उस चीज़ को। बाकी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जिस तरह अभी पहले भी मैंने आपसे बात की कि इवन फॉर द कंपनीज, no matter how much money you throw at an AOP or at a company that is not ready to formalize itself, वो अपनी इनएफिशिएंसीज को ही स्केल अप करेगी। और रसीद साहब एक बात बताएं, फॉर एग्जांपल आप लोग IPO की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह वेरी सून एंड यू प्लान टू रेज 600 मिलियन रुपीस, तो कुछ बताएं क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये जो आप पैसे रेज कर रहे हैं ये कहाँ जगह लगेंगे और इससे क्या वैल्यू एडिशन होगी टू द कंपनी? एक तो एग पेस्चराइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं. देयर इज ऑलरेडी अ कंपनी इन पाकिस्तान व्हिच इज डूइंग इट, बट वी स्टिल बिलीव दैट देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर expansion in country and even abroad. McDonald UAE, they procure for the entire Gulf. We've had contacts with them. Because we are already supplying them the eggs and we are also certified. So they said, why don't you go for the egg pasteurization? Because we have a big demand. और आपके लिए तो certification भी नई की ज़रूरत नहीं, you're already certified, so things will be much easier. This is one. Secondly, even in Pakistan itself, mayonnaise में there is a lot of demand of the egg white. Also, confectionery. उस confectionery के लिए if they have to export, they have to define the traceability. और अगर हम उनको एक authentic platform दे रहे हैं जो certified है international level पे, तो अगर वो ये कहते हैं कि हमारे एग्स जो है वो यहाँ से इस्तेमाल करके हमने ये कन्फेक्शनरी बनाई है, तो उनके लिए एक्सपोर्ट आसान होगा. अब देखें पाकिस्तान की कन्फेक्शनरी ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो रही. दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस. सो वी फील दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर दिस एंड दैट्स व्हाई वी वांट टू गो इनटू दिस. ऑल्सो वी विल डिक्लेयर दैट दिस पेस्चराइज्ड एग विल बी ओरिजिनली बैक्टीरिया फ्री. जैसे इन्होंने डिफाइन किया अभी कि बेशक एग में बैक्टीरिया है, वो पेस्चराइजेशन से किल हो जाएगा, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. इफ आई एम यूजिंग माय रॉ मटेरियल विच इज ऑलरेडी बैक्टीरिया फ्री, फॉर मी टू गेट इट सर्टिफाइड एट द इंटरनेशनल लेवल इज नॉट एन इशू. सो दीज आर द प्रोस्पेक्ट्स दैट आई एम सीइंग इन द पेस्चराइजेशन पार्ट. नंबर वन. नंबर टू, हम जैसे आपसे मैंने डिस्कस किया था पहले भी कि हम एक लाइसेंसिंग मॉडल के पे जा रहे हैं जिसमें केपेक्स कम से कम होगा. अब क्योंकि हमने एक्सपर्टीज गेन कर ली है, हमारी मैन पावर इज ट्रेन्ड, आवर पीपल, वी हैव अ PhD प्रोफेसर हु इज अ न्यूट्रिशनिस्ट. वी हैव अनदर PhD level person who is one of the most experienced veterinary doctor who takes care of our birds, and we have the trained manpower. So for us to implement this licensing model is much more convenient. That by doing so, yet we will be able to achieve the quality that we require at minimum possible capex. So this is another area. Third one is the, let's say, working capital that we need to implement this project. So these are our three plans. The hidden one out of this is export.
we cannot possibly meet our requirement of export. In UAE today, there are 2 brands which are using my eggs over there. उनकी डिमांड मैं पूरी नहीं कर सकता. So यहाँ से एक certain portion of it I'll take it for export also. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मेंशन करी रिगार्डिंग लाइसेंसिंग मॉडल. थोड़ा अगर इन्वेस्टर्स को बता सकें या व्यूअर्स को कि व्हाट इज एग्जैक्टली लाइसेंसिंग मॉडल एंड हाउ विल दिस सपोर्ट योर एग्जिस्टिंग जो बिजनेस मॉडल है. देखिए एंड प्रोडक्ट पे हमें मोर नंबर ऑफ एग्स चाहिए and those eggs should also meet the quality standards that we have defined. Now how do we get it? One, invest about maybe 2 billion or something and 4-5 शेड्स हम लगा लें, उससे भी मिल जाएगा. उसके बरक्स अगर मैं 250 मिलियन या 300 मिलियन से सिर्फ आप उसकी वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँ in terms of feed or maybe providing some facilities to them and get the same production. So this is a smart activity. Challenge of course is can you achieve the quality? Yes, we worked out a complete schedule under which we will make a proper agreement with them and define what is our responsibility, what is their responsibility, कि in the end उनको profit भी मिलता रहे at the most convenient terms और हमें वो क्वालिटी भी मिलते रहे with the least possible capex. So that is the model. सर ये बता सकें कि अगर आप लास्ट 5 years की अपनी जर्नी देखें स्पेशली फ्रॉम अ सेल्स पर्सपेक्टिव, आपकी सेल्स स्टेडली ग्रो हो रही हैं, हमने देखा नंबर्स भी आपके बता रहे हैं. एंड कुछ इन्वेस्टर्स को बता सकेंगे करंटली आपकी क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है और यूटिलाइजेशन लेवल क्या है. एंड आफ्टर द IPO जो आप लाइसेंसिंग मॉडल की तरफ चले जाएंगे और फिर पैस्चराइजिंग प्लांट भी आपका ऑनलाइन आएगा, तो उसकी वजह से कितना वैल्यू एडिशन होगा स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सेल्स वैल्यू, और वो क्या ट्रांसलेट होगा इनटू प्रॉफिटेबिलिटी. देखिए लास्ट ईयर हमारे जो सेल्स थी वो 2.7 बिलियन थी. अगर पिछले 6 महीने के जो ऑडिट अकाउंट हमने बनाए हैं और वी सबमिटेड इन द प्रोस्पेक्टस, उसको अगर एनुअलाइज करें तो इज गोइंग टू क्रॉस 3.2 बिलियन. This is one factor. This is without, by the way, the actual effect of IPO earnings coming into it. जब वो शामिल हो जाएगी तो अगले 2 से 3 साल में it's going to definitely cross 5 to 6 billion level. और दूसरी बात ये कि जो हम ये से प्रॉफिट अर्न करेंगे उसको हमने अपनी एक्सपेंशन में लगाना है काफ़ी हद तक. तो this is another way of going, about it. So we feel that this is the way to go forward in the future. तो आप ये बताएं कि अगर आप you've been into this business, मतलब आपने इन्वेस्ट काफ़ी टाइम से आपकी कंपनी ने करा हुआ है. If you see, हमने काफ़ी पॉजिटिव्स की बात कर दी. From a risk perspective, from industry perspective and companies perspective, because कोई भी जब हम इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करता है, so yes they see the opportunities going forward, but they even want to know कि की risks कंपनी में क्या है and उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इंडस्ट्री या कंपनी क्या फैक्टर्स यूज़ करती है ताकि वो रिस्क को वो मिटिगेशन हो जाए. अच्छा, अगर आप रिस्क की बात करें तो एसेंशली जो SME सारों को ही रिस्क मतलब या जो इम्पेडिमेंट है जो उनको एक्चुअली फेस होता है वो होता है उनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स, उनके जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दिस इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, तो जो वहादत है उसकी जो उनकी LMTs के साथ जो है वो काफ़ी बड़ा प्रोपोर्शन है जो सेल्स का है, वो दैट इज़ विद LMTs. अब इसके एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि ये जो जब पहले 2007 में जब इस्टेब्लिश हुई थी ये कंपनी, उस टाइम तब पे अगर हम देखें तो ये जो इनका क्रेडिट साइकिल था दैट वाज अराउंड 10 days या 12 days, जो कि अभी स्ट्रेच हो गया 45 days के लिए. जहाँ उनको जो बड़े हैं जो कंपनीज LMTs की मैं बात कर रही हूँ, उनके पास दे हैव दिस बार्गेनिंग पावर सो टू से. लेकिन ये नॉर्म है इस इंडस्ट्री का, इर्रिस्पेक्टिव के आप ब्रांडेड सेगमेंट में हैं या नहीं है, दैट्स इज द कॉमन नॉर्म, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज है वर्किंग कैपिटल
का जो ये फेस करती हैं ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, दिस आई सी एज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। और इसको ये जो वहादत पोल्ट्री फार्म है ये एसेंशली मिटिगेट इस तरह भी कर रहा है कि वो डिजिटाइजेशन का एक एस्पेक्ट है, जिस पर औरंगजेब साहब आपको बता भी सकते हैं कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, और इसी तरह वो जो इनका अकाउंट्स पेबल और रिसीवेबल साइकिल है उसको भी मॉनिटर करता है। तो दिस इज़ वन एस्पेक्ट जिस तरह वो इसको एड्रेस करें इसके थ्रू। और अगर वहादत की मैं एक और बात करूं वो ये है कि वेरी नेचर ऑफ दिस सेक्टर, द इनएफिशिएंसीज, द वॉलेटिलिटीज़, ये सबसे बड़े चैलेंजेस थे जो कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जिनको मैं देखती हूँ। बिकॉज द रियल मैजिक आई सी इज़ इन फॉर्मलाइजेशन एंड इन वर्टिकल इंटीग्रेशन। You gain the ultimate value when you start selling a very generic product. You convert it into a trustable brand, and then you transition towards high margin B2B products, जो वहादत ने किया है और जो करके वो दिखा रहे हैं। तो I see those weaknesses as the biggest opportunities as well. लॉजिस्टिकली अगर हम देखें when it comes to handling of eggs, कितना मुश्किल प्रोसेस है। बिकॉज जब हम सोचते हैं कि यार प्रॉब्ली आपके एग्स हैं यहाँ, तो अगर आपने पंजाब साइड से सिंध साइड पे लेके आना है, वो किस तरह लेके आते हैं, टॉक अबाउट एक्सपोर्ट, तो इसमें आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है जहाँ जिसकी वजह से लॉजिस्टिकली आप इतने आप इस तरह अगर आप पूछें कि बिकॉज जहाँ हमें समझ आता है कि इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल लॉजिस्टिकली, तो आप किस तरह इसको हैंडल कर रहे हैं? जब आपने शुरू किया था ना काम, तो एक सर्वे बड़ा डिटेल करवाया, so that in that survey I got involved myself. I would stand at a big store and see the people buying eggs, and many times I would stop them, and particularly ladies are the one who normally shop this. Ask them ke, what do you look for in the egg itself? One of the complaints, bigger complaints was कि कई दफ़ा ये अंडे पुराने होते हैं, कई दिनों से पड़े हुए हैं, तो उसमें थोड़ी सी बू भी ज़्यादा हो जाती है, तो हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा अगर आपको फ़र्ज़ करें एक ऐसा एग हम प्रोवाइड करें कि जिसको वैसे भी कच्चा भी सूंघें, यानी तोड़े बगैर भी, तो उसमें बदबू नहीं होगी, और उसको तोड़ के अगर आप सूंघें तो उसमें भी कोई फाउल स्मेल नहीं है, और वो फ्रेश भी होंगे और उस पर डेट लिखी हुई होगी कि ये प्रोडक्शन डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है। Yes, I'll be very comfortable. I said, this is a pack and take it home. And then think over it, कि भाई, is this better or not? This is the way, we went about it. तो हमने ये डिसाइड किया कि अंडे फ्रेश होंगे, इसलिए अपने ब्रांड का नाम हमने ओवरऑल रखा फार्म फ्रेश। एम ये थी कि प्रोडक्शन से 3 से 4 दिन के अंदर अंदर शेल्फ पे पड़ा हुआ हो। 1, 2 कि उसको ज़्यादा देर तक हमने स्टोर में नहीं रखना, यानी उसके आउटलेट के स्टोर में नहीं रखना, वो ख़राब होता है वहाँ पे। तो हमने कहा ठीक है, इन ए वीक एटलीस्ट 1 टाइम हम उसको सर्व ज़रूर करेंगे। एंड ऑल्सो भी सेड कि भाई आपके अगर अंडे पुराना हो गया कोई, हमें फ्री में हम रिप्लेस कर देते हैं आपको। तो दे वर वेरी कंफर्टेबल। एंड रिजल्ट that our customers got fresh eggs, much lesser complaints, और अगर कोई अंडा गलती से टूट जाए or something, free replacement. So this is how the confidence level got built up. But that was, I think, our marketing pitch, which helped us create more customers and solid customers. मैंने एक और चीज़ देखी है, स्पेशली आप रिटेल जब जाते हैं या शॉपिंग करते हैं एग्स की, बाकी चीज़ों की, तो जो ब्रांडेड एग्स हैं वो कॉन्सेप्ट हो गया है कि टू कीप रेफ्रिजरेटेड, या वो कोई ठंडी जगह में पड़े हुए होते हैं, वैसे अनब्रांडेड। और मैं देखा गर्मियों में भी अगर आप अंडे बाहर रखें तो उसकी लगता है कि फ्रेशनेस थोड़ी ख़त्म हो जाती है। सो इस पे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे अबाउट रेफ्रिजरेशन या जो कोल्ड चेंज के बारे में अगर कुछ। इफ़ यू वांट टू गेट अ लाइफ ऑफ 3 months फॉर द एग, you have to keep it at 4 degrees temperature, which is very difficult.
और जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनमें तो थोड़ा बहुत रेफ्रिजरेशन का कॉन्सेप्ट है, और वो भी अब आया है। 20 साल पहले तो कोई बड़ा स्टोर भी नहीं था। उस वक्त ना तो ये मेट्रो था, ना ये हाइपर स्टार था, और एक कुछ भी नहीं था उस वक्त। तो अगर आपको याद हो तो इम्तियाज़ भी जो है वो सिर्फ एक छोटा सा स्टोर था MA मार्केट में समथिंग। तो उस वक्त इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो वी सेड हाउ टू मिटिगेट दिस पार्ट। एक तो ये कि हमने उसमें एक पे डेट डालनी शुरू कर दी, दूसरे उसको रखा ही नहीं ज़्यादा हमने। और जब हमने कहा कि फ्री रिप्लेसमेंट की पॉलिसी है तो लोगों ने कहा ये तो तुम मर जाओगे, तो हो ही नहीं सकता। अच्छा नहीं, ये होगा, ये उसको बेनिफिट करेगा, मुझे बेनिफिट करेगा, बिकॉज द कस्टमर इज गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो हमने फिर क्या किया, हमें ज़रूरी था कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप हम खुद ही बनाएं। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर इंश्योर नहीं कर सकता, सो वी हैड टू हैव आवर ओन डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप। चैलेंजिंग, initially very challenging, but gradually now 1,500 outlets approximately we are servicing, and our teams are doing it themselves, and we are managing it. And maybe there are some customers sitting here or viewers, how many can tell me that when they opened up our box, they found the egg was stale or broken? Very rare. So this had to be done under a certain concept, and which of course उसका hidden element ये था कि confidence develop हो customer में। आपके पास जो अगर आप ऑनलाइन देखें, आपकी जो वेबसाइट है कंपनी की, वहाँ डिफरेंट वैरायटी ऑफ एग्स हैं, फ्रॉम क्लासिक टू ओमेगा। सो ये हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज एग्स? मतलब जो एक जो कस्टमर है, जब वो ये इस्तेमाल करता है, जब खाता है, तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट यार ये एग ज़्यादा न्यूट्रिशियस है या ये कम है, ये लेना चाहिए, या उसकी चॉइस ऑफ जो परचेजिंग है वो किस तरह होनी चाहिए? एक तो जो कुछ हमने डब्बे पे लिखा है उस पर एतमाद करें, और उसको अश्योर मैं ये करा सकता हूँ कि ओमेगा 3 जैसे हमने डेवलप किया था, इट वॉज एन R&D of 1.5 year. 1. Number 2, all the lab tests were done in the Eurofin lab outside Pakistan, not in Pakistan. I said, this is my standard. मैं यहाँ नहीं करूँगा, whatever reasons. I don't want to talk about it. So number 1. Number 2, Competition Commission of Pakistan challenged us कि ये आपने जो डब्बे पे लिखा हुआ है, ये चीज़ें जस्टिफाई करें। अभी मैं रास्ते में इससे डिस्कस कर रहा था अपने बंदे से कि वो उन्होंने हमें क्लियर कर दिया, एक चीज़ को जस्टिफाई किया हमने। और हम ये ओपन चैलेंज देते हैं, अपने आउटलेट्स को भी बता देते हैं कि अपने कस्टमर से कहें कि जिसको प्रॉब्लम हो वो टेस्ट करवा ले, पेमेंट हम करेंगे, ताकि उसकी तसल्ली रहे। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, अगर आपने अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करनी है तो बहुत ज़्यादा आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते कस्टमर। कस्टमर्स आर वेरी सेंसिबल, वेरी क्लेवर। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लेट्स से एक ओमेगा 3 को हाफ बॉयल करें और चम्मच से उसकी योक को खाएं, उसका टेस्ट बिल्कुल फ़र्क होगा वर्सेस क्लासिक विच इज़ नॉट एनरिच्ड। तो अगर जो समझदार कस्टमर्स हैं, जो अपना रिसर्च करते हैं, वो हमें फीडबैक देते हैं कि भाई दिस इज़ अ डिफरेंट एग। ऑल्सो आप देखेंगे कि उसकी लेट्स से आप जैसे हाफ फ्राई कर रहे हैं, उसकी उठान फ़र्क होगी। सो इट्स अ वेरी फाइनर पॉइंट्स जो किसी भी शेफ से आप you can get the details. Very interesting. तो आप ये बताएं कि yes, वादत एक्सपोर्ट भी करती है, they have major plans of exporting going forward. But when it comes to exports, I think एक सबसे अहम चीज़ आती है regarding protocols, right? जो biological protocols होती हैं। So ये जो वादत है, ये किस तरह कितने protocols follow कर रही है, ताकि इंश्योर करे कि जो आपकी एक्सपोर्ट है वो एक ग्रोइंग फेज में और आगे जाके भी ग्रो होते रहे? इसके लिए तो सबसे आपके इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं जो बात करते हैं लीवी, एंड जिसके बेसिस पे वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज विदाउट दोज सर्टिफिकेशंस यू कांट एक्सपोर्ट टू द रिटेल मार्केट ओवर देयर। इसमें BRC है जो इनके पास है सर्टिफिकेशन। अदर देन दैट जो लैब टेस्टिंग की उन्होंने बात की है व्हेन दे वर एक्सप्लोरिंग द ओवरसीज मार्केट,
उस केस में when they went to the Horeca and the high-end customers, उनके पास जाके जो the marketing strategy was to ask them कि आप हमारे अंडों की बेशक लैब टेस्टिंग करा लें. You come to know कि क्या है जो WHO के स्टैंडर्ड है जो डिफाइंड है उसके हिसाब से है कि नहीं है. तो दैट इज़ वन अनदर वे कि जिसकी बेसिस पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं. और जहाँ अब इससे पहले जो आप क्वेश्चन कर रहे थे बिटवीन के जो प्रोडक्ट मिक्स है, जो टॉक अबाउट के क्लासिक है, फिर आपका गोल्डन है, फिर आपका ओमेगा है, तो दिस इज़ पैकेज्ड एंड इनरिच्ड एग्स कैटेगरी. जब आप PNE की बात करते हैं, पैकेज भी है और इनरिच्ड भी है. इनरिच्ड है तो उसके बारे में ये कहते हैं कि हाँ जी हमारे संडे के अंदर विटामिन D है, आयरन है, और फिर जो ओमेगा की बात है, ओमेगा 3 है, वो आपको इस तरह पता चलेगा, वो आपको लैब टेस्ट के थ्रू ही पता चलेगा अगर इनिशियली करा रहे हैं अदर देन द सर्टिफिकेशंस. सो इस बेसिस पे आप मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये कर रहे हैं. सर ये बताएं, पहला सवाल जो अब आता है, when you think about hens, this egg business is very disease sensitive. हमने सुना है कि यार एक डिजीज़ होती है एंड इफ़ यू हैव सारी जो आपकी पूरी लेयर ऑफ की जो हेंस हैं, जो आपकी फ्लॉक है, वो तबाह हो जाती है. तो इट्स वेरी हाईली रिस्की बिजनेस, जो एक आम जो मुझे समझ आता है. तो इस फैक्टर को आप किस तरह डिफाइन करेंगे और किस तरह आप समझते हैं कि आपका जो बिजनेस है आप लोग कर रहे हैं, ये किस तरह इसको मिटिगेट कर रहा है इस फैक्टर को? इन पोल्ट्री नंबर वन द थ्रेट इज दिस वन चैलेंज. इसको मिटिगेट करने के बड़े ऑर्गेनाइज तरीके इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है. उसमें प्रिवेंशन इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. एक दफ़ा डिजीज़ आ गई फिर आपके काबू में नहीं आ सकती वो, तो आपने प्रिवेंट करना है. प्रिवेंट करने के देयर आर वेरियस वेज. आई थिंक इस इंडस्ट्री में बड़ी रिसर्च हो चुकी है एंड इट्स नथिंग हिडन. अब तो खैर ChatGPT पे यू कैन फाइंड आउट एवरीथिंग, बट आज से 20 साल पहले इट वाज वेरी रेयर टू फाइंड आउट द डिटेल्स. यूनिवर्सिटीज़ वाला ने हमें ज़रूर हेल्प किया. बेसिकली आप क्या करें कि उसको उसकी जो रेजिस्टेंस है, इम्यूनिटी है, उसको बरकरार रखना है अपने. जो ही इम्यूनिटी लो हुई, susceptibility to picking up diseases will increase. Now, how do you do? It's very simple to say. How do you do that? Starting from day-old chick to bringing him to a level where it starts laying eggs. आपने उसको ऐसे ग्रो करना है कि वो अंदर से स्ट्रांग हो. Basically, guts have to be very strong. Immunity must be maintained. There are 23 vaccines which need to be serviced as per WHO. वो अगर आप पूरी उनको करते हैं तो उसमें इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी. तीसरी ये कि उसका फीड ऐसी हो कि जो उसको बीमार होने नहीं दे रही, साफ सुथरी, हेल्दी और न्यूट्रिशन जो उसको चाहिए वो मिलती रहे. इससे भी बेहतरी आएगी. थर्ड फैक्टर इज अ बायोसिक्योरिटी. सबसे बड़ा बैक्टीरिया का कैरियर इज ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ. उसकी एंट्री कम से कम अंदर होनी चाहिए. सो हमारे सिस्टम्स ऐसे हैं कि अगर आप उसको लॉक कर दें 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए भी, तो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स ऑटोमेटेड तरीके से थ्रू अ सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर सिस्टम पूरी हो रही हैं. लाइट्स ऑन एंड ऑफ, फीड, वाटर, temperature control, everything is egg collection, manure disposal. Nobody has to go inside to do this activity. It's automated. So least human intervention means lesser spread chances of picking up, bacteria or virus, whatever. So this is third. Fourth one is that you ensure that you monitor the performance very, very carefully. We have automated system in which on my mobile, I every day get all the parameters of the farm, each farm. Parameters like how much of feed did they take today,
how much of water was consumed, what was the mortality, what was the production. All these put together, they give me a trend. The moment I find कि एकदम से उसकी फीड गिर गई है, investigate. 2, 3, 4 जो everyday, let's say अगर mortality हो रही है out of 1 lakh, उनका पोस्टमार्टम होता है ताकि उसको अच्छी तरीके से देखें अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है. फिर उसके ब्लड टेस्ट करवाते हैं. 200, 250 रैंडम लिए, लैब भेज दिया, जो हमें ये बताएंगे कि अगेंस्ट द इम्यूनाइजेशन दैट वी हैव डन ऑफ वेरियस डिजीजेस, इनका लेट्स से इम्यूनिटी लेवल क्या है. उसने कहा जी फलानी चीज़ कम हो गई है, वी वैक्सीनेट हिम अगेन. सो दीज आर द वेज दैट यू मिटिगेट दिस एंड इट इज़ पॉसिबल. यहाँ पे एक सेमिनार अभी हुआ था AMR रिजीम का. इन्होंने UN के अंडर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑल पीपल देयर, फार्मर्स वर सिटिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड ऑल. तो उन्होंने कहा जी आप कुछ कहना चाहेंगे, बिकॉज दे इंट्रोड्यूस्ड मी लाइक दिस कि ये ऑलरेडी एंटीबायोटिक नहीं देते. तो सबका सवाल ये था कि इज़ इट वाइबल. आई सेड आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट ओनली वाइबल, बल्कि ये टेक्निकली वाइबल है, फाइनेंशियली वाइबल है कि उसको कम से कम बीमार होने देंगे तो इट्स गोइंग टू लास्ट लॉन्गर एंड देयरफॉर इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस मोर. और जो अगर बीमार होता है तो उसको फिर आप उसको जो दवाइयाँ दे रहे हैं उसमें भी तो पैसे खर्च होंगे ना. तो अल्टीमेटली यू द गेनर. सो अ लॉट ऑफ पीपल, ऑफ कोर्स मेजॉरिटी डिड नॉट बिलीव मी, but those who technically knew the things, they of course agreed. You've been invested in the company for about, company Karandas Pakistan 5-6 साल से. अब yes, अब IPO होने जा रहा है कंपनी का, which is a big achievement going forward. तो from a retail perspective या from an investor perspective, जो नई कंपनी को देख रहा है, why do you think कि he or she और इंस्टीट्यूशन शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, ताकि हमें समझ तो आ रहा है कि यस कंपनी हैज डन वेल, प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, दे आर इनटू मोर ब्रांडेड बिजनेस. बट अगर आप इफ यू कैन सेल टेल फ्यू की पॉइंट्स व्हिच कैन रिटेलर कैन इजीली अंडरस्टैंड. आई वुड लाइक टू हाईलाइट के वही पॉइंट्स जिनकी बेसिस पे हमने इस पार्टनरशिप में गए थे विद वहादत. और देखें जो कोर फिलॉसफी है उनकी वो हमेशा से रही है क्वालिटी. सो आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ओवर हियर कि जब वो बात करते हैं हाई क्वालिटी की, जब वो बात कर रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की, उस ज़माने में भी कर रहे थे जब इनिशियली उन्होंने स्टार्ट किया था, जब शायद कोई भी नहीं कर रहा था. जब प्रॉब्ली जब ये कर रहे होंगे तो इनको कहा गया होगा कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, क्योंकि ये तो एंड ऑफ द डे आपको एक हैवी कॉस्ट इनकर करिए और प्रॉब्ली आप उसके अगेंस्ट वो प्राइसिंग ना रख सकें और यू आर अनएबल टू मेक एनी प्रॉफिट आउट ऑफ इट. बट दे स्टे ट्रू टू इट. जस्ट लाइक एनी रिलेशनशिप, आई वुड से दैट यू नीड टू फोकस ऑन द वैल्यूज़ के वैल्यूज़ क्या हैं कंपनी की, द कोर फिलॉसफी क्या है कंपनी की. और ड्यूरिंग ऑल दिस डिस्कशन मल्टीपल टाइम्स हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि कारंदास का भी जो मैंडेट है दैट इज़ नॉट जस्ट द कमर्शियल एस्पेक्ट. उसके अंदर हम इम्पैक्ट की भी बात करते हैं, हम वैल्यू क्रिएशन की, एडिशनैलिटी की बात करते हैं. तो वो आपकी तभी आ सकती है व्हेन यू हैव द फाउंडर्स who are ready to embrace innovation, who are ready for scrutiny, who are ready to actually a transparent governance in place. तो उस हिसाब से तो आपको कभी भी एज एन इन्वेस्टर कोई इशू नहीं आएगा. और जहाँ तक इनकी ग्रोथ की बात है, जो सेगमेंट की बात है, वी हैव ऑलरेडी सीन के उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है अभी भी, एंड बहुत ज़्यादा डिमांड है. और डिमांड तो आपको वैसे ही फ्रॉम द पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन मिल रही है. जो असल क्वेश्चन था और है वो दैट इज़ द फॉर्मलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ दिस सेक्टर, वो इस कंपनी ने अचीव कर लिया है. उसने वर्टिकल इंटीग्रेशन भी आपको करके दिखा दी है. तो दे आर ट्रू टू देयर वैल्यूज एंड देयर फिलॉसफीज, एंड आई थिंक दे ये पूरी फाइनेंसिंग कम्युनिटी के लिए भी एक बहुत ही कंफर्टिंग पॉइंट होना चाहिए. You know, it's always people, what I feel in the market,
वो ये समझते हैं कि अगर आप किसी को पार्टनर लेते हैं और वो भी एक इंस्टीट्यूशनल पार्टनर, तो वो बहुत रिस्ट्रिक्शंस आप पे लगाएगा, ये क्या है, ये क्यों है, फलाना, तो वो उससे घबराते हैं। हमने कहा यार हम घबराएंगे क्यों, वो गलत काम करेंगे तो घबराएंगे ना। सारी सेल्स आर थ्रू द बैंक, ठीक है, तो मेरे पास मुझे डरने की क्या बात है, ज़रूरत है। मैं पूरा टैक्स देता हूँ। सरगोदा डिवीजन में आई एम वन ऑफ द टॉप 10 टैक्स पेयर। पोल्ट्री वाले टैक्स नहीं देते, बहुत कम देते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शंस आर मोस्टली इन कैश। ऑफ कोर्स, यू कैन अंडरस्टैंड। बिल्कुल। माय ट्रांजैक्शंस आर almost 100% through the banks. One. Two, when they joined us, the first thing they did was corporate governance का एक सर्वे करवा के हमें पूरा डॉक्यूमेंट बना के दिया है, which I think to my mind was a very good document. Initially pinching, but later on we realized कि ये तो हमारे फायदे की चीज़ है। फिर हमने ये ERP खुद लोकल डेवलप किया है। मेरे जो बच्चे हैं वो एक IT में है, एक फाइनेंस बैकग्राउंड से है जी। That ERP is doing very well. It covers all the aspects. फिर दूसरे हमने हर यूनिट को ना एक इंडिपेंडेंट यूनिट बनाया। मिसाल के तौर पे we have 3 distribution centers, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। We have 2 farms जिसमें 2-2 शेड्स हैं। We have a pulp producing एक प्लांट जिससे ये हम डब्बे अपने बनाते हैं। एंड देन वी हैव हेड ऑफिस। ये सब इंडिपेंडेंट सेटअप्स हैं। इनकी हर महीने क्लोजिंग वो एक प्रॉपर फाइनेंशियल क्लोजिंग होती है। दे हैव टू शो प्रॉफिटेबिलिटी। माई फार्म इज सेलिंग एग्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। Distribution center has to sell the branded eggs and show profitability. So such like measures, I think, of course, their contribution is very positive in this. There's no doubt about it. Has helped us, no doubt. और दूसरा ये था कि जब एक डंडा ऊपर हो ना सर पे कि भाई ये क्या हुआ है, ये कैसे, थोड़ा सा कॉशियस हो ही जाता है। एक और सवाल मेरे जहन पे जो आता है, अगर आप देखें दिस बिजनेस जो आपकी इंडस्ट्री है इज वेरी प्राइस सेंसिटिव एंड यू बीन डू दिस बिजनेस द लास्ट 20 years नाउ, तो आप कुछ बता सकें बिकॉज वी नो कि फॉर बिजनेस टू बी मोस्ट सस्टेनेबल, एक तो वॉल्यूम एक्सपेंशन रिक्वायर्ड होती है और दूसरा मार्जिन भी एक सस्टेनेबल होना चाहिए। और जब हमने अच्छे बिजनेसेस देखे हैं पाकिस्तान में, उनका एक अच्छा ROE है, उनका कॉस्ट प्लस मॉडल होता है, cost plus pass on. तो given the experience you have and the industry dynamics, आपका क्या इस पे क्या व्यू है when it comes to margin sustainable business या margin या cost passing जो आप? You're better off if you have brand, number 1. 2, if you have diversification like export. 3, if you go in within the brand itself towards enrichment, the margins are better over there. Further enrichment, the margins are even better. Like omega-3 is the best selling product of ours. Okay. अगर उसको हमने आज 30% पे ले गए पूरी प्रोडक्शन के, that is our success. That is where the margin is, because actually अभी भी इस प्राइस को अगर कंपेयर करें, जैसे अबू धाबी में हम क्लासिक एग में उनको बीट नहीं कर सकते, बिकॉज इम्पोर्ट आ रही है from India, Iran, and other countries. They are much cheaper. But in Omega, I'm still competitive and better quality. So that is it. बात हो रही थी पार्टनरशिप की। I completely understand the reluctance and the nervousness of the banks and the private equity investors that are present in the market. जो इस सेक्टर को लेकर है या इस तरह के और भी दूसरे सेक्टर्स को लेके है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। बट देन अगेन आपको यू नीड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव्स एंड व्हेन यू कॉल समथिंग अ पार्टनरशिप, तो यू हैव टू बी देयर इन डिफिकल्ट टाइम्स एज वेल। अगर इफ़ यू लुक एट आवर जर्नी विद वहादत पोल्ट्री फार्म, जब कोविड आया तो वी बहुत चैलेंजिंग जो था एनवायरनमेंट था फॉर द कंपनी, एंड वहाँ वी प्रोवाइडेड देम विद अ सबऑर्डिनेटेड लोन
and we were there for them throughout that challenging time as well. So it's not just the partnership is not just a partnership in happy times, it's a partnership in difficult times as well. In the end, वादत की ट्रांजिशन है और जो वादत की जर्नी है, उसे बहुत बड़ा जो लेसन मेरे ख्याल में हम लेके जा सकते हैं, वो ये है कि it's not about the demand, it's about your capability for corporate governance. Again and again, I will stress on this point कि जब आप when you जैसे औरंगजेब साहब ने बात की कि हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हमने छुपाना क्यों है. When you are open, when you are open to change, to acceptability, to transparency in every aspect, तो आपको वो institutional backing भी मिलती है, इसी environment पे मिलती है. And there are billions of rupees that are available on the sidelines. They are waiting for such informal businesses to put their financial house in order so that they can invest in such businesses. आज हमने कोशिश करी कि हम समझें स्पेशली जो एग इंडस्ट्री है उसके क्या डायनामिक्स हैं, और स्पेशली जो एक नई कंपनी लिस्ट होने जा रही है मतलब वादत पोल्ट्री लिमिटेड. हमें पता है कि वो ब्रांडेड सेगमेंट में है और उसकी इन्वेस्टेबिलिटी किस तरह बढ़ सकती है और किस तरह बढ़ी है. उसका मेन जो चैलेंज है इस इंडस्ट्री का ये है कि ये ब्रांडेड सेगमेंट में है और जो बाकी मेजर सेगमेंट ऑफ द मार्केट वो अनब्रांडेड में है. However, despite of all the challenges and transitions हमने देखी है, this company has evolved over time, और going forward भी we understand कि जो industry perspective है, जो CEO का perspective है, कि हमें समझना है going forward challenges तो रहेंगे, but this industry is in a transition phase, और going forward हम समझते हैं कि इसके बहुत bright future prospects हैं.